जय हिंद बच्चों। आज हम कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान में पाठ 1 भारत के संसाधन पार्ट 1 भाग 1 के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। भारत के संसाधन, उनका आशय, उनका महत्व एवं उनके प्रकार, इसके बारे में जानेंगे। साथ ही प्राकृतिक संसाधन जो हैं हमें प्रकृति से मिले हैं, उनमें मृदा, जल, वन एवं वन्य प्राणी, उनके बारे में भी हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। आज हम इस पाठ में भारत के संसाधन में संसाधन से आशय, महत्व एवं प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा हमारे जो प्राकृतिक संसाधन हैं, जैसे मृदा, जिसे हम मिट्टी के नाम से जानते हैं, जल, वन एवं वन्य प्राणी, इनके बारे में भी हम जानकारी हासिल करेंगे। संसाधन से आशय यानी क्या मतलब होता है संसाधन का? मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति अथवा उनकी किसी कठिनाई का निवारण करने वाले या निवारण में योग देने वाले स्रोत, उन्हें हम संसाधन के नाम से जानते हैं। जैसे जल एक संसाधन है, क्योंकि इससे मनुष्यों व अन्य जीवों की प्यास बुझती है, खेतों में फसलों की सिंचाई के काम आता है। इसके अलावा स्वच्छता प्रदान करने, भोजन पकाने आदि कार्यों में भी हम इसका उपयोग करते हैं। इसी तरह से वे सभी पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सहायक होते हैं, उन्हें हम संसाधन के नाम से जानते हैं। आदिकाल से मनुष्य संसाधनों का उपयोग करता आया है। वह प्रकृति पर निर्भर था। धीरे धीरे उसने अपनी बुद्धि कौशल से उन संसाधनों को अपने उपयोग में लाना शुरू किया और आज संसार में ऐसे कई देश हैं जो अधिक उन्नत और संपन्न देशों की श्रेणी में आते हैं, जिनके पास सबसे अधिक संसाधन है या वे सभी पाए जाने वाले संसाधनों का पूरा उपयोग करते हैं। आज संसाधन की उपलब्धता हमारी प्रगति का सूचक बन गई है, इसलिए संसाधनों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। आज हम प्राकृतिक संसाधनों के बारे में जानेंगे। प्रकृति का कोई तत्व तभी संसाधन कहलाएगा जब वह किसी मानवीय आवश्यकता की पूर्ति में सहायक हो। प्राकृतिक संसाधनों में बच्चों हम आज मृदा, जल, वन, जीव जंतु, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। साधारणतया संसाधनों का वर्गीकरण उनके स्वामित्व, पुनः पूर्ति, वितरण एवं प्रयोग के आधार पर किया जाता है। स्वामित्व के आधार पर, या हम जिसे व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं, किसी व्यक्ति की संपत्ति या उसका स्वास्थ्य, ये व्यक्तिगत संसाधन होते हैं। किसी देश के राष्ट्रीय संसाधन यानी वहाँ की सैन्य शक्ति, वहाँ के नागरिकों की देशभक्ति या राष्ट्र की संपदा, इसे हम राष्ट्रीय संसाधनों की श्रेणी में रखते हैं। इसके अलावा कुछ संसाधन ऐसे भी हैं जो पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कहते हैं। उनको संसाधन पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कहा जाता है। जैसे कृषि, खाद के उपयोग से बार बार कृषि भूमि को उपयोगी बनाया जा सकता है। इसके अलावा कुछ संसाधन ऐसे हैं जो सर्वसुलभ संसाधन है, जैसे वायु, वो सभी जगह पाई जाती है। इसके अलावा कुछ संसाधन ऐसे हैं जो एकल संसाधन की श्रेणी में आते हैं, जैसे क्रोमोलाइट धातु, जो प्राकृतिक रूप से केवल ग्रीनलैंड में ही पाई जाती है। इसके अलावा अप्रयुक्त संसाधन की श्रेणी में ऐसे संसाधन जिनका जब तक उपयोग नहीं किया जाता तब तक उन्हें हम अप्रयुक्त संसाधन कहते हैं। जैसे कुछ खनिजों के भंडारों का पता होने पर भी उनका दोहन और उनका कोई उपयोग नहीं हो पाता। आज हम सबसे पहले इस अध्याय में मृदा, जल, वन एवं वन्य प्राणी संसाधन के रूप में अध्ययन करेंगे। इनका सबसे पहले देखें हम मृदा। ये मृदा किसान की अमूल्य संपदा है। हमारे देश के आर्थिक विकास का प्रमुख आधार मिट्टी या मृदा ही है। धरातल के अधिकतर भाग पर मृदा पाई जाती है। यह मूल चट्टानों और जैव पदार्थों का सम्मिश्रण है। मानव जीवन में मृदा का बहुत अधिक महत्व है, विशेषकर किसानों के लिए। समस्त मानव जीवन मिट्टी पर निर्भर करता है। समस्त प्राणियों का भोजन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मिट्टी से प्राप्त होता है। जैसे वस्त्रों के निर्माण में प्रयुक्त कपास, रेशम, जूट व ऊन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हमें मिट्टी से ही मिलते हैं। जैसे भेड़ मिट्टी पर उगी घास खाती है और हमें ऊन देती है। रेशम के कीड़े वनस्पति पर जीते हैं और वनस्पति मिट्टी पर उगती है। मृदा के निर्माण की प्रक्रिया बहुत धीमी है।
इसकी 1 सेंटीमीटर परत के निर्माण में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। इसके निर्माण में सहयोग देने वाले जैसे मूल चट्टान तथा भूभाग का उच्चावच, हजारों वर्षों तक प्रभाव डालने वाली जलवायु की दिशाएं जिनसे शैलों का अपक्षय होता है, पेड़ पौधे, जीव जंतु व इनके अवशेष। मृदा परिच्छेदिका, इस चित्र के जरिए हम मिट्टी की विभिन्न अवस्थाएं या विभिन्न प्रकार के बारे में हम जान सकते हैं। बच्चों देखें, सबसे ऊपरी परत को ये ऊपरी मृदा कहलाती है, जिसमें ह्यूमस तथा नीचे जैव तत्वों की प्रधानता होती है। दूसरी परत जिसे हम उपमृदा कहते हैं, जिसमें चट्टानों के टुकड़े, बालू, गाद और चिकनी मिट्टी होती है। तीसरी परत में अपक्षयित मूल चट्टानी पदार्थ तथा चौथी परत में मूल चट्टानी पदार्थ होते हैं। अब हम मृदा के प्रकार व हमारे देश में मृदा का वितरण कहाँ कैसा है उसके बारे में हम जानेंगे। भारत अपनी धरातलीय संरचना, वनस्पति एवं जलवायु की विविधता के लिए जाना जाता है। इस कारण भारत में मृदा को हम निम्नांकित रूप से वर्गीकृत कर सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी और पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। सबसे पहले हम जलोढ़ मिट्टी के बारे में जानेंगे। इसे हम दोमट मिट्टी, कछारी एवं चीका मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। इस मिट्टी का रंग हल्का भूरा होता है। यह मुख्यतः हमारे देश के हिमालय से निकलने वाली नदियों, क्रमशः सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र एवं इनकी सहायक नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी है। इस मिट्टी में पोटाश और चूना पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। इसके अंतर्गत देश का 40% भाग सम्मिलित है। यह फसलों के लिए सर्वश्रेष्ठ मिट्टी मानी जाती है। गेहूं, चना जैसी अन्य फसलें इस मिट्टी में उगाई जाती हैं और यह हमारे देश के पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय एवं दक्षिण भारत में गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के डेल्टाई भागों में पाई जाती है। दूसरे नंबर पर हम काली मिट्टी के बारे में जानेंगे। जैसा इसके नाम से ही समझ सकते हैं, इसका रंग काला होता है, गहरा काला होता है। इसे हम रेगड़ या कपास वाली मिट्टी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कपास बहुत ज़्यादा पैदा होता है। इसमें अधिक देर तक जल एवं नमी ठहर सकती है। इस मिट्टी में चूना, पोटाश, मैग्नीशियम, लोहा आदि तत्व पाए जाते हैं। यह मिट्टी कपास, दालें आदि फसलों के लिए उपयुक्त है। यह मिट्टी गुजरात से अमरकंटक तक और बेलगांव से गुना तक पाई जाती है। यह मिट्टी महाराष्ट्र के विदर्भ, खानदेश एवं मराठवाड़ा, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक के उत्तरी जिलों आदि में भी पाई जाती है। इसके बाद हम लाल मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे। यह मिट्टी कहीं कहीं लाल और कहीं कहीं भूरा या चॉकलेटी रंग लिए होती है। इस मिट्टी में लोहा, एल्युमिनियम और चूना अधिक मिलता है। यह मिट्टी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु तथा अन्य राज्यों में मिलती है। इस मिट्टी में बाजरा की फसल बहुत अच्छी पैदा होती है और गहरे लाल रंग की मिट्टी में कपास, गेहूं, दालें और मोटे अनाज भी उगाए जा सकते हैं। इसके बाद मरुस्थलीय मिट्टी, जैसे कि इसके नाम से ही हम समझ सकते हैं, ये मरुस्थल में ज़्यादा पाई जाती है। यह मिट्टी बालू प्रधान होती है, इसमें नमी कम होती है और सिंचाई करने पर यह उपजाऊ हो जाती है। इस मिट्टी में गेहूं, गन्ना, कपास आदि फसलें पैदा की जाती हैं। यह मिट्टी राजस्थान, गुजरात, दक्षिण पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में मिलती है। अब हम पर्वतीय मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे। यह मिट्टी हिमालयी पर्वत श्रेणियों में पाई जाती है। अधिकांशतः यह मिट्टी पतली, दलदली और छिद्रमयी होती है। पहाड़ी ढालों के तलछटी में टर्शरी कालीन मिट्टी पाई जाती है, जो हल्की बलुई, छिछली, छिद्रमय और कम वनस्पति अंश वाली होती है। हिमालय के दक्षिणी भाग में, असम और दार्जिलिंग में चिकनी एवं महीन मिट्टी पाई जाती है। चाय एवं आलू की कृषि के लिए यह सर्वोत्तम है। नैनीताल, मसूरी, चक्राता आदि स्थानों के निकट
चूने एवं डोलोमाइट चट्टानों से मिट्टी प्राप्त होती है, जिसमें चीड़ एवं साल के वृक्ष होते हैं। लेकिन आजकल उस मिट्टी का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है और जिसे हम मृदा अपरदन के नाम से जानते हैं। मृदा अपरदन, मृदा को सबसे बड़ा नुकसान अपरदन से होता है। वनस्पति विहीन नरम मृदा पर अपरदन की प्रक्रिया तीव्र होती है। अपरदन की तीव्र गति के कारण भारत में मिट्टियों की उर्वरा शक्ति प्रतिवर्ष कम होती जा रही है, जो देश के लिए चिंताजनक है। मृदा क्षरण से होने वाली कई हानियां हैं, जिनमें वनस्पति के नष्ट हो जाने के कारण सूखे की लंबी अवधि हो जाती है, जल के अतिरिक्त स्रोतों पर प्रतिकूल प्रभाव तथा सिंचाई में कठिनाई होती है, कृषि योग्य भूमि में कमी आती है। तो हमें मृदा का संरक्षण करना चाहिए। क्योंकि बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण प्राकृतिक संसाधनों का बड़े पैमानों पर विनाश हुआ है, जिसमें अनेक प्राकृतिक संसाधनों के नष्ट होने का खतरा पैदा हो गया है। तो मृदा का संरक्षण हम निम्नलिखित उपाय करके कर सकते हैं। पहाड़ी एवं पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ीदार खेतों में फसल उगाया जा सकती है। खेतों में बंदिकाएं बनाकर नालीदार अपरदन को रोक सकते हैं। पर्वतीय ढालों एवं ऊंचे नीचे क्षेत्रों में बहते हुए जल का संग्रहण किया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में चरागाहों का विकास किया जा सकता है। बच्चों, अब हम आगे हमारा दूसरा प्राकृतिक संसाधन, जो अभी तो बहुत अच्छा है लेकिन उसका संरक्षण भी हमें करना बहुत आवश्यक है, और दूसरा प्राकृतिक संसाधन हमारा जल है। आज हम जल के स्रोत, उसके प्रकार, वितरण और उसे कैसे संरक्षित किया जा सकता है उसके बारे में पढ़ेंगे। जल एक मूल्यवान संपदा है और हमारी जिससे मूलभूत आवश्यकताएं पूर्ण होती है। पृथ्वी पर जीवन का आधार जल ही है। हमारे शरीर में 70% जल की मात्रा होती है। हमारे देश में जल के प्रमुख 4 स्रोत हैं: पृष्ठीय जल, भौम जल, वायुमंडलीय जल तथा महासागरीय जल। नदियों, झीलों, छोटे बड़े जलाशयों का जल पृष्ठीय जल कहलाता है। पृष्ठीय जल के प्रमुख स्रोत नदियाँ, झीलें, तालाब हैं। भारत के कुल पृष्ठीय जल का लगभग 60% हमारे देश की 3 प्रमुख नदियाँ सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्रा अपने साथ बहाकर लाती हैं। इन नदियों का क्रमशः 8वां, 10वां स्थान है। भौम जल, वर्षा जल का कुछ भाग भूमि द्वारा सोख लिया जाता है। कृषि व वनस्पति उत्पादन में इसका योगदान महत्वपूर्ण होता है। सोखा हुआ जल धरातल के नीचे अभेद चट्टानों तक पहुंचकर एकत्र हो जाता है। इसे हम कुओं और ट्यूबवेल के द्वारा धरातल पर लाते हैं, जो मानवीय उपयोग के लिए, कृषि भूमि की सिंचाई के लिए, बागवानी, उद्योग आदि के लिए उपयुक्त होता है। देश में भौम जल का वितरण बहुत असमान है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका आदि दक्षिण राज्यों में अभेद चट्टानों के कारण बहुत कम मात्रा में वर्षा का जल भूमि सोख पाती है। इसलिए दक्षिण भारत में भौम जल की कमी पाई जाती है। वायुमंडलीय जल, जो वाष्प रूप में होता है लेकिन इसका प्रयोग नहीं किया जाता। महासागरीय जल, हमारा देश 3 तरफ से अरब सागर पश्चिम में, बंगाल की खाड़ी पूर्व में एवं हिंद महासागर दक्षिण में है, जिसका उपयोग मुख्यतः जल परिवहन और मत्स्य उद्योग में होता है। वैसे तो जल मुख्यतः पीने, भोजन बनाने, सफाई हेतु तथा सिंचाई हेतु काम में लिया जाता है, लेकिन आजकल इसका जल विद्युत उत्पादन के लिए, उद्योगों के लिए, परिवहन और मनोरंजन के लिए ज़्यादा उपयोग होता जा रहा है। सिंचाई के 3 प्रमुख साधन हैं, जो नहरें, कुएं, नलकूप तथा तालाब हैं। जल संसाधन की प्रमुख समस्याएं और उनका संरक्षण कैसे किया जा सकता है। जल संसाधन की बहुत सारी समस्याएं हैं, जिनका संबंध संसाधन की उपलब्धता, उपयोग, गुणवत्ता तथा प्रबंधन से है। स्वतंत्रता के समय सिंचाई व उद्योगों के लिए जल पर्याप्त रूप से उपलब्ध था, परंतु अब जनसंख्या वृद्धि के कारण हर क्षेत्र में जल में कमी हो रही है। गर्मियों में जल संसाधन का अभाव प्रायः संपूर्ण दक्षिण भारत में होता है, जबकि वर्षा ऋतु में जल की कमी नहीं पाई जाती। जिन प्रदेशों में नलकूप से सिंचाई होती है
वहाँ विद्युत प्रदाय की स्थिति पर जल संसाधन की उपलब्धता निर्भर है। जल संसाधनों की सीमित आपूर्ति, तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या और असमान उपलब्धता के कारण जल का संरक्षण करना हमारे लिए बहुत जरूरी है और इसके लिए हमें 3 कदम आवश्यक रूप से उठाना चाहिए। वर्षा जल का हम संग्रहण करें, इसके अपवाह को रोकें, छोटे बड़े सभी नदी जल संग्रहण क्षेत्रों का वैज्ञानिक प्रबंध करें और जल को प्रदूषण से बचाएं। आगे हम वन एवं वन्य प्राणियों की उपयोगिता एवं उनका संरक्षण कैसे किया जा रहा है हमारे देश में, उसके बारे में पढ़ेंगे। भूतल का वह विस्तृत क्षेत्र जिसमें प्राकृतिक वनस्पति के रूप में वृक्षों की प्रधानता है, वन कहलाते हैं। वन प्रकृति की अमूल्य देन है। वन महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। ऐसा अनुमान है कि प्रारंभ में पृथ्वी का 1/4 भाग वनों से ढका हुआ था, किंतु मानव विकास के साथ खेती, आवास तथा कल कारखानों के लिए भूमि प्राप्त करने हेतु वनों को बड़े पैमाने पर कटाई कर दी गई। फलस्वरूप अब पृथ्वी के केवल 15% भाग पर ही वन पाए जाते हैं और प्राकृतिक वनस्पति किसी स्थान की स्थिति, जलवायु तथा वहाँ पाई जाने वाली मिट्टी पर निर्भर करती है। भारत में जलवायु की विविधता एवं धरातलीय असमानताओं के कारण विभिन्न प्रकार के वन पाए जाते हैं, जो कि हम मानसूनी वन, मरुस्थलीय वन, उष्णकटिबंधीय या सदाबहार वन, डेल्टाई वन और हिमालय पर्वतीय वन, इनके बारे में जानते हैं। वनों की इतनी विविधता की विश्व के किसी अन्य देश में नहीं मिलती है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के अनुसार हमारे देश में पेड़ पौधों की लगभग 47,000 प्रजातियां हैं। 5,000 प्रजातियां तो ऐसी हैं जो केवल भारत में ही मिलती है। भारतीय अर्थव्यवस्था में वनों का बहुत महत्व है। भारत में वन संपदा देश के भौगोलिक क्षेत्र का 20.64% है। यह विश्व के वन क्षेत्र का 1.7% है। यहाँ विभिन्न प्रकार के वन पाए जाते हैं जिसका वितरण एक समान नहीं है। इन वनों में कठोर लकड़ी के वृक्ष अधिक पाए जाते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में वनों के महत्व को 2 भागों में हम बांट सकते हैं। पहला प्रत्यक्ष और दूसरा अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष बच्चों कहने का मतलब है जो हमें सामने दिखाई देते हैं, जिनको देखकर हम पता लगा सकते हैं कि ये हमें वनों से प्राप्त हो रहा है। वनों से प्रत्यक्ष लाभ देखें कौन कौन से हैं। सबसे पहले लकड़ी की प्राप्ति होती है हमें। लकड़ी जो हमारा एक महत्वपूर्ण ईंधन है। इसके अलावा वृक्षों से सागौन, साल, शीशम, चीड़, आबनूस, चंदन लकड़ी मिलती है। लकड़ी से फर्नीचर भी बनाया जाता है। इसके अलावा सहायक उपजों की प्राप्ति भी वनों से होती है। वनों से सहायक उपजों के रूप में लाख, चमड़ा, गोंद, शहद, कत्था, मोम, छालें, जड़ी बूटियाँ आदि मिलते हैं। ये लाभकारी उद्योगों के लिए आधारभूत तत्व हैं। इसके अलावा जानवरों के लिए चरागाह, वन क्षेत्र उत्तम चारागाह स्थल हैं जानवरों के लिए। वनों से जानवरों के लिए घास व पत्तियां मिलती है। रोजगार प्राप्ति होती है। वनों पर 7.8 करोड़ व्यक्तियों की आजीविका आश्रित है। वनों से जो कच्चे पदार्थ मिलते हैं उनसे बहुत से उद्योग चल रहे हैं और करोड़ों व्यक्तियों को रोजगार मिला है। वनों से प्राप्त लाख, तारपीन का तेल, चंदन का तेल, लकड़ी से बनी हुई कलात्मक वस्तुओं को हम विदेशों में निर्यात करते हैं, जिससे हमें विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। सरकार को राजस्व की प्राप्ति भी वनों से ही होती है और लगभग यह राजस्व 670 करोड़ रुपया वार्षिक है। अब बच्चों, वनों से अप्रत्यक्ष लाभ। अप्रत्यक्ष लाभ यानी उनसे हमें लाभ तो मिल रहे हैं लेकिन हमें दिखाई नहीं देते, जैसे कि मिट्टी के कटाव में कमी। वन मिट्टी की ऊपरी सतह को बहने नहीं देते और उनके पोषक तत्वों में कमी नहीं होने देते, जिससे मिट्टी उपजाऊ बनी रहती है। जलवायु को सम बनाए रखना। वन हवाओं के प्रभाव को कम करते हैं। ठंडी और गर्म हवाएं वन क्षेत्र की जलवायु को समशीतोष्ण बनाए रखती हैं। बाढ़ नियंत्रण में सहायक। जहाँ पर जितने ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट यानी घने वृक्ष, घने वन हैं, वहाँ पर यदि बाढ़ आती भी है तो वो पेड़ों की जड़ों में
या वनों की जड़ों में बंद कर रह जाती है और धीरे धीरे वो बाढ़ पर नियंत्रण हो जाता है। इस तरह से बहुत तेज़ी से किसी चीज़ को वो बाढ़ बहाकर नहीं ले जाती। रेगिस्तान के प्रसार पर रोक। सरदार पटेल ने कहा था कि यदि रेगिस्तान के बढ़ते हुए प्रसार को रोकना है और मानव सभ्यता की रक्षा करनी है तो वन संपदा के क्षय को अवश्य रोकना होगा। वृक्षारोपण से रेगिस्तान का प्रसार रुकता है। इसके अलावा वन वर्षा में सहायक होते हैं, जल स्तर में वृद्धि करते हैं, भूमि की उर्वरा शक्ति में वृद्धि करते हैं, ऑक्सीजन की मात्रा पर भी वनों का प्रभाव बहुत अधिक पड़ता है। इसके अलावा प्राकृतिक सौंदर्य में वृद्धि होती है। वन देशी व विदेशी सैलानियों को आकर्षित करते हैं। भारत में वनों का संरक्षण ब्रिटिश सरकार के समय से ही होता आ रहा है। ब्रिटिश सरकार ने 1894 में एक वन नीति अपनाई थी, जिसके 2 मुख्य उद्देश्य थे, राजस्व प्राप्ति और वनों का संरक्षण। स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार ने 1950 में एक केंद्रीय वन आयोग की स्थापना की। इसकी मुख्य बातें थीं वनों के क्षेत्रफल को बढ़ाकर 33.3% करना, नए वनों को लगाना, वनों को सुरक्षित करना एवं वनों के संबंध में अनुसंधान करना। उसके बाद 7 दिसंबर 1988 को भी एक नवीन वन नीति घोषित की गई। वर्ष 1988 की घोषित राष्ट्रीय वन नीति को अधिक क्रियाशील बनाने के लिए सन 1999 में एक 20 वर्षीय राष्ट्रीय वानिकी कार्य योजना लागू की गई। उसके तहत वन विकास के लिए हमारे देश में निम्न कार्य किए जा रहे हैं। सबसे पहले केंद्रीय वन आयोग की स्थापना की गई, जो 1965 में की गई। इसका कार्य आंकड़े व सूचनाएं एकत्रित करना, तकनीकी सूचनाओं को प्रसारित करना, बाजारों का अध्ययन करना एवं वन विकास में लगी संस्थाओं के कार्यों को समन्वित करना है। भारतीय वन सर्वेक्षण संगठन की स्थापना की गई, जो 1971 में हुई। वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना देहरादून में की गई। इसके 4 क्षेत्रीय केंद्र बेंगलोर, कोयम्बटूर, जबलपुर और बोरनोहाट में है। काष्ठ कला प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना भी 1965 में देहरादून में की गई। राज्य वन विकास निगमों की स्थापना वनों की कटाई को ठेके पर देने की प्रथा को बंद करने के लिए की गई। इसकी स्थापना 19 राज्यों में की गई है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, जो पहले अहमदाबाद में था, अहमदाबाद में 1978 में स्वीडिश कंपनी की सहायता से स्थापित किया गया था। आज हमारे मध्य प्रदेश के भोपाल को इसका गौरव प्राप्त है। यहाँ पर भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की स्थापना की गई है। यहाँ पर अनुसंधान व केस स्टडी के आधार पर वन प्रबंधन में स्नातकोत्तर व डॉक्टरेट की उपाधि दी जाती है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में भारत सरकार ने इस अधिनियम को पारित करके वन भूमि को सरकार की अनुमति के बिना कृषि भूमि में परिवर्तित नहीं करने का प्रावधान निश्चित किया है। वन महोत्सव बच्चों, हर वर्ष जुलाई के महीने, जो हमारे मानसून का समय होता है, वर्षा ऋतु का समय होता है, जुलाई के महीने में पहला सप्ताह हर विद्यालय में वन महोत्सव के रूप में मनाया जाता है, जिसे के.एम. मुंशी ने 1950 में शुरू किया था। सामाजिक वानिकी प्रोग्राम भी विश्व बैंक की सहायता से शुरू किया गया है। इसमें चक वानिकी, विस्तार वानिकी एवं शहरी वानिकी के अंतर्गत खेतों, सड़कों, रेल लाइन के किनारे वृक्षारोपण किया जाता है। विद्यालयों के लिए हर बच्चे के लिए एक पेड़ नामक नारा विकसित किया गया है। इसमें वन महोत्सव का प्रचार प्रसार कर फार्म वृक्षारोपण, सड़कों, नहरों एवं रेल लाइनों के किनारे वृक्षारोपण कर जन भागीदारी को बढ़ावा दिया जाना है। संयुक्त वन प्रबंधन के अंतर्गत 21 राज्यों को शामिल किया गया है, जिससे वनों के विकास हेतु 35,000 ग्रामीण वन सुरक्षा समितियों की स्थापना की गई है। हमारे देश के महाराष्ट्र, उत्तराखंड के क्रमशः चंद्रपुर और हल्द्वानी, नैनीताल में UNDP के सहयोग से एक आधुनिक वन अग्नि नियंत्रण परियोजना शुरू की गई है, जो देश के 10 राज्यों में चलाई जा रही है। वन्य प्राणी हमारी प्रमुख वन संपदा है बच्चों। हमें उनका संरक्षण करना बहुत आवश्यक हो गया है। वन्य जीवों से मांस, खाल, हाथी दांत
आदि प्राप्त होते हैं। वनों के साथ साथ मानव ने वन्य प्राणियों का भी बेदर्दी से विनाश किया है। इससे वन्य जीवों का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। बाघ, सिंह, हाथी, गेंडे आदि की संख्या में निरंतर कमी आ रही है। आने वाले कुछ ही वर्षों में वन्य प्राणियों की कुछ प्रजातियां पूर्णतः लुप्त हो जाने का भय है। इन्हें पर्यावरण संतुलन के लिए बचाना आवश्यक है। वन्य प्राणी संरक्षण के लिए हमारे देश ने बहुत सारे प्रयास किए हैं। वन्य प्राणियों के विनाश से बचाने के लिए निम्नलिखित प्रयास किए जा सकते हैं। वन्य जीवों के प्राकृतिक आवासों को बिना नुकसान पहुंचाए प्रबंधन इत्यादि कार्य करना, वन्य जीवों के शिकार पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाना, वन्य क्षेत्रों में जैव मंडल रिजर्व की स्थापना, लुप्त हो रहे जीवों का पुनर्विस्थापन के लिए राष्ट्रीय पार्क की स्थापना करना एवं वन्य जीव प्रबंधन की योजनाओं को ईमानदारी से लागू करना। हमारे देश के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य इस प्रकार हैं। मानस वन्य जीव अभयारण्य आसाम में है। देश में वन्य प्राणी संरक्षण के लिए बहुत सारी योजनाएं लागू की गई, जिसमें 1973 में देश में एक बाघ परियोजना प्रारंभ की गई। इसका प्रमुख उद्देश्य बाघों की व्यवहारिक संख्या से आश्वस्त होते हुए संरक्षित करना है। हाथियों को संरक्षित करने के लिए देश में हाथी परियोजना भी प्रारंभ की। देश में 14 हाथी परियोजनाएं चल रही हैं। जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र भी हमारे देश में है। देश में पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण एवं आनुवंशिकी विविधता को सुरक्षित करने के उद्देश्य से जैव मंडल संबंधित क्षेत्रों की स्थापना की गई, जो देश में वर्तमान में 14 जीव मंडल संरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए। बच्चों, अब हम इस पाठ की शब्दावली को याद भी करेंगे। आपके लिए गृह कार्य के प्रश्न दे रही हूं मैं, जिनको आपको करना है। अति लघुत्तरीय शुरू से मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है, मृदा संरक्षण से आप क्या समझते हैं, सामाजिक वानिकी योजना की सफलता का आधार क्या है, भारतीय वन प्रबंधन